आज विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और एयर सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बारी बारी से आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो आज अगर हम देखें खास तौर पे तो एक अच्छी रिकवरी जो है बाजार ने आखिरी सेशन में अटेम्प्ट की और निफ्टी जो है वो 25,500 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये हरे निशान में क्लोज हुआ 322 अंकों की तेजी के साथ 57,900 से थोड़ा ही नीचे क्लोजिंग हुई। 57,876 के स्तर पे सेटल हुआ बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो एक तरह से भारी एक वक्त डिक्लाइंस थे वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए बराबरी पे मामला आकर खत्म हुआ। 1454 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में क्लोजिंग जिन्होंने ली और 1416 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने भी स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की ओर इशारा किया। आज के अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस 3% चढ़कर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 2.5% की तेजी यहां पर नजर आई। बजाज फाइनेंस लगभग 2.5% ये भी चढ़कर बंद हुआ। टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एम&एम 2 से 2.5% चढ़कर बंद हुए। भारती एयरटेल की अगर हम बात करें तो टॉप लूजर रहा निफ्टी का, यहां पर 4.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, इन तमाम स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। तो ये पूरा हाल जो था वो बाजार का हमने आज का दिया। अब इस हफ्ते के बाजार यानी मार्केट दिस वीक का चार्ट जरा लेकर आइए। दिस वीक मार्केट अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि खास तौर पे मार्केट में कहीं ना कहीं एक तरह का कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा कारोबार नजर आया। और इसमें अगर हम निफ्टी की बात करें तो -0.8% तक की गिरावट हमें दिस वीक देखने को मिली। मार्केट दिस वीक का चार्ट जो है वो जरा फ्लैश कीजिए, वो आपके सामने आएगा। दिस वीक मार्केट जी हाँ, अब आपके सामने ये देख सकते हैं नेगेटिवली इस हफ्ते कारोबार हुआ निफ्टी में और नेगेटिव ट्रेंड के साथ जो है क्लोजिंग भी ली आज निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां आप देखेंगे कि एक फ्लैट कारोबार ही एक तरह से पॉजिटिव जरूर रहा, लेकिन 0.2% का ही एक रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप जो है नेगेटिव ट्रेंड्स में रहा, तो निफ्टी मिड कैप जो है पॉजिटिव रहा लेकिन फ्लैट ही कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे निफ्टी आईटी में लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 1.25% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न एफएमसीजी में देखने को मिला। मेटल की अगर हम बात करें तो यहां 0.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। एनर्जी में भी लगभग 0.2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो ओवरऑल बाजार इस हफ्ते कहीं ना कहीं एक तरह के प्रेशर में ही था। आज जो रिकवरी रही, अब उस आधार पर सोमवार को बाजार में किन लेवल्स पे ध्यान रखा जाए, क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी सोमवार को जो लोग उतरे किन लेवल्स पे ध्यान दें। नमस्कार प्रशांत जी और मेरे को पैनलिस्ट गौरांग सर को भी मेरा नमस्कार। जहां तक इंडेक्स की बात करें इस हफ्ते प्रेशर में तो दिखा इंडेक्स, बट आज फ्राइडे के सेशन में जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, तो वहां से एक रिबाउंड की उम्मीद है। और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो सितंबर मंथ के स्विंग हाई के ऊपर दी है, जो कि उसका स्विंग हाई 25,550 के 450 के पास था। और तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है, बट ऊपरी स्तर पर अभी भी मैं कहूंगा कि रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 25,700 से लेकर 25,800 का जो जोन है वहां पर एक हर्डल दिखाई दे रहा है। मार्केट जब तक उसके ऊपर की एक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। लोअर लेवल्स पे अब हमें 25,200 लेवल्स पर ध्यान देना होगा। वहां पर निफ्टी का 50 डेज एसएमए है। तो अगर आज का जो लो है वो अगर वो टूटता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,200 है। और अगर हमें करंट लेवल से रिबाउंड देखने को मिलता है तो जो अपर रेजिस्टेंस है वो 25,700 से 800 के जोन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर हमें अगले हफ्ते की क्लोजिंग में अगर 25,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो वहां से फिर से मार्केट अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम कर सकता है। देन आफ्टर हमें 26,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करते हैं निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी में हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। बैंक निफ्टी ने अपने स्विंग लो जो कि 57,000 के पास था उसको रिस्पेक्ट किया है और वहां से अच्छा रिबाउंड आया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी 58,000 के पास है। अगर उसके ऊपर निकलता है देन वहां से हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देगा 58,600 लेवल तक। चलिए, तो लेवल्स का ध्यान दीजिए जिस तरह से लक्ष्मीकांत जी ने बताया और उस हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाइए। चलिए, गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और अगर हम लॉन्ग टर्म लिहाज से देखें और जिस तरह की ग्लोबली परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया कि वो बहुत जल्द चाहते हैं भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ग्लोबली भी चीजें ईज आउट होती हुई नजर आ रही हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में ज्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं और इस करेक्शन में जो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू भी, उनका वैल्यूएशन भी जो आकर्षक बन पड़ा है? धन्यवाद प्रशांत भाई इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। लेकिन स्वदेश के दर्शकों को, हमारे मित्र श्रीकांत जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ हमारी तरफ से। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां, मैं मेरी निजी बात कर रहा हूं, बाणों की पुल बांधना उनको तो बहुत आता है और शब्दावली और शब्दों का प्रयोग भी करना बहुत बखूब आता है। बहुत सारी बातें उन्हें की है, कुछ तुकी कुछ बेतुकी। मैं देखिए, वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उस पर मुझे तो बहुत कम विश्वास है। मुझे ज्यादा विश्वास हमारी सरकार, हमारे सरकार के प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल जो है वो टिप्पणी करते हैं, उस पर मुझे ज्यादा भरोसा है। देर आए दुरुस्त आए, उस बात में मैं बिल्कुल बहुत अहमियत देता हूं, वजन देता हूं। और एक कारण है कि काफी देशों के प्रतिनिधियों ने दौड़ दौड़ कर जाकर के अमेरिका के साथ एक संधि करी है ट्रेड टैरिफ लेकर के। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मित्र जो राष्ट्रपति ट्रंप बात करते हैं, किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ना ही उस पर मोहर लगेगी। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी अभी कल परसों की है। और दूसरी बात ये भी है प्रशांत भाई कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में ये जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका मुकदमा मेरे ख्याल से 5 तारीख से चलना शुरू हो गया। उसका भी निवारण या फिर कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अमेरिका में से क्या साबित होकर के या फिर उनका क्या आदेश आता है, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना अनिवार्य है। तो ये सब चीज को मैं नजरअंदाज करता हूं और हमारे स्थानीय मार्केट में जो दूसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है वो अनुमान से बेहतर है प्रशांत भाई। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा कारण होगा आने वाले भविष्य में, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही और आने वाले नए वित्तीय वर्ष में, जो हमारे बाजार को दशा और दिशा दिखाएगा। अगर उस दरमियान में सहमति से, दोनों देशों की सहमति से दस्तावेज पर मोहर और हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत सहारा बाजार को बिल्कुल देगा। लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं हूं, मैं निर्भर हूं स्थानीय संकेत। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनका ध्यान, और डोमेस्टिकली भारत में जो अर्निंग्स के नंबर आए हैं इस तिमाही, वो बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, की ड्राइवर्स हैं मार्केट को आगे और बेहतर बनाने के लिए, सेक्टर्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। चलिए, अब आपके फटाफट से सवालों को शामिल करते हैं और सबसे पहला सवाल जो है वो हमारे एक दर्शक सुरेश कुमार जी का लेते हैं। हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है, आइनॉक्स विंड पर राय जानना चाहते हैं। 1400 शेयर हैं, 160 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल इनको यहां पर नुकसान होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या राय होगी आइनॉक्स विंड पे 160 रुपए की खरीदारी और इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है? देखिए, जहां से इन्होंने खरीदारी करी से वहीं पर 200 डीएमए लेवल्स है। उसके बाद से यहाँ पर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आज के जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं वहां से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड की उम्मीद स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 143 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि 160 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके आसपास अगर स्टॉक आता है, इसके जो प्राइजेस आते हैं, तो वहां पर एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, तो याद रखिए जिन लेवल्स का जिक्र किया लक्ष्मीकांत जी, उस पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। अभिषेक गिरी भोपाल मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है, आइनॉक्स ग्रीन पे राय जानना चाहते हैं।
174 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल लगभग 9,000 के फायदे में है और आगे का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इनकी खरीदारी 225 के भाव पे 174.85 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। बताएं गौरांग सर, आइनॉक्स ग्रीन आपके रडार पे अगर हो और ओवरऑल आपको कैसा लगता है? इनकी खरीदारी का स्तर 225 174 के आसपास है। प्रशांत भाई, आइनॉक्स ग्रीन पर तो बुनियादी दर के आधार पर राय नहीं, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है प्रशांत भाई, वो काफी उभरता हुआ नजर आता है जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं। अब ये निर्भर करता है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक किस प्रकार की आती है और उस ऑर्डर बुक पर कंपनी अपने अनुभव को लेकर के किस प्रकार से कामकाज करती है, ताकि आय और शुद्ध मुनाफे में सकारात्मक असर पड़े। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन अगर ये सोच रखते हैं कि परिवर्तन करना चाहते हैं, बशर्ते कि इनके पास ये सोच है, तो मैं राय दूंगा कि एनबीएफसी क्षेत्र में काफी अच्छी और सक्षम कंपनियां हैं, जिसने पिछले 3, 4, 6 महीने में साल भर में बेहतर रुझान आपने आते हुए देखा है। उदाहरण के तौर पर एल&टी फाइनेंस ने अपने जीवन का सर्वोच्चम शिखर बनाया प्रशांत भाई। श्रीराम फाइनेंस एक और विकल्प है एनबीएफसी क्षेत्र में जहां पर ये नजर रख सकते। तो एल&टी फाइनेंस जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ। चलिए अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, बजरंगी हमारे एक दर्शक हैं, थायरो केयर पे राय जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं ये, और इनकी बाइंग प्राइस है 1295, 1295, 4,805 रुपए का इनको फायदा होता हुआ। कोलकाता से बजरंगी जी ने अपना सवाल भेजा है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, थायरो केयर 1295 शॉर्ट टर्म व्यू, फिलहाल फायदे में। जी प्रशांत जी, स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। डेली के चार्ट्स पर 3 दिनों के डिक्लाइन के बाद जिस तरीके से रिबाउंड देखने को मिले हैं, वो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में बुलिश मोमेंटम के साथ ही स्टॉक ट्रेड करेगा। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट हर्डल 1420 का है, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनको मैं एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा, जो कि अभी हमें दिखाई दे रहा है 1305 के आसपास। जब तक थायरोकेयर इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम 1500 के लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय थायरो केयर पर आपको मिलती हुई, फिलहाल नजरिया पॉजिटिव हुआ। दीपक हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने इप्का लैब में खरीदारी की हुई है। 1428 का भाव है इनका खरीदारी का। फिलहाल नुकसान इनको हो रहा है और चूंकि उन्होंने बहुत ही छोटा नजरिया मांगा है, 2 से 3 महीने का ही नजरिया ये जानना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत जी मुझे आपके पास ही आना होगा। 1428 की बाइंग इप्का लैब और 2 से 3 महीने का नजरिया। हालांकि शॉर्टर टर्म बेसिस पर इनके प्राइस से नीचे ही चल रहा है, पर जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में 1250 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 1500 तक के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, जहाँ पे इसका 200 डीएमए है। तो ये है राय आपको मिलती हुई इप्का लैब्स पे। अंकित पाल का सवाल लेते हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 1035 पर लिया हुआ है 190 शेयर और माफ कीजिएगा, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये थोड़ा फ्लिप करेंगे हम। शेयरों की संख्या 190 है और 1035 के भाव पे लिया है, यानी कि ऊपर से काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक और इनका भाव भी काफी ऊपर का 1035 का। गौरांग सर, टाटा इन्वेस्टमेंट 1035 के भाव से लिया हुआ है, अच्छा खासा नुकसान, बताइए क्या करना चाहिए? तो विशेष तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इतना भी मैं कह पाऊंगा, अगर हमने राय दी है एल&टी फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस में, तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी टाटा समूह की एक बहुत ही सक्षम और मजबूत इन्वेस्टमेंट कंपनी है। टाटा समूह की कामकाज को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मैनेजमेंट को लेकर के भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। अक्सर ऐसा होता है प्रशांत भाई कि आप अच्छे शेयर में थोड़े बहुत ऊपरी स्तर पर निवेश कर देते हैं और फिर आपको थोड़ा बहुत दिल में संकोच होता है क्योंकि आपके खरीद के भाव से वो नीचे आने लगता है। लेकिन आपके नजरिए के ऊपर निर्भर है। सक्षम और मजबूत कंपनी, इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूं।
अब ये नहीं पता कि इनके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा इन्वेस्टमेंट पे। बढ़ते हैं आगे, आशा पांचाल जी का सवाल लेते हैं। बीईएमएल पर राय जानना चाहती हैं और 4370 शेयर इनके ये देखिए, ये इन्होंने 9 क्वांटिटी लिया, 4370 के भाव पे इन्होंने बीईएमएल के शेयर में परचेजिंग अपनी बताई है। एक बार जरा देख लेते हैं कि किन स्तरों पर इन्होंने इस स्टॉक को कब खरीदा है, और शायद कुछ डेटा में गड़बड़ी है। 4370 का भाव तो इस स्टॉक ने नहीं छुआ हुआ है, लेकिन चलिए बीईएमएल पे एक राय जरूर दे देते हैं। ये चार्ट एक बार हटा लीजिए। बीईएमएल पे क्या व्यू बन रहा है, खासतौर पे लक्ष्मीकांत जी बताइए, और इनका बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रही हैं। डेली के चार्ट्स में राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें थर्सडे के सेशंस पे देखने को मिला था, बट आज जिस तरीके से मार्केट ने रिबाउंड दिया है तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की पुलबैक मूव देखने को मिल रहा है। बट अभी भी स्ट्रक्चर में जो अपसाइड के रेजिस्टेंस है वो बने हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और पुलबैक आता है तो वहां से एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2150 2200 के लेवल्स बेहतर रहेंगे, जहां से एग्जिट कर लिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये है राय आपको बीईएमएल पर मिलती हुई। अमित दास का सवाल लेते हैं और बीईएल पे राय जानना चाहते हैं, और इनकी बाइंग प्राइस 257 की है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और यहाँ पर इन्होंने 6650 शेयर लिए हैं, लंबे समय से बने हुए हैं, और उसका फायदा भी इनको होता हुआ। गौरांग सर, बीईएल अच्छा खासा मुनाफा बना लिया है 257 के भाव से, बताइए क्या बने रहें या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए? अमित दास जी को तो पहले मैं बधाई स्वीकार करने की नम्र विनती करूंगा। जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही सक्षम मजबूत कंपनी में निवेश किया, जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया, जो संख्या में इन्होंने निवेश किया है प्रशांत भाई, और काफी लंबे समय से हमने भी हमारे ही चैनल 18 और स्वदेश पर निरंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीएल पर निवेश करने की राय दी है। 400 के पार जाकर के मौजूदा स्तर खड़ा हुआ है, अपने सर्वोच्चम शिखर के बहुत ही करीब। लंबी अवधि का निवेश है, बने रहे। अगर इनको समय की कोई पाबंदी नहीं है तो एक अनुमानित लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किया है वो यहाँ से बहुत करीब का है, करीबन 445 450 के आसपास। लेकिन ये भी सूचना देना अनिवार्य होगा आपके दर्शकों को प्रशांत भाई, कि बहुत ही मजबूत और सक्षम ऑर्डर बुक इनके पास है, और एक बहुत ही अनुभवी कंपनी है। इस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने के लिए सरकारी कंपनी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर हम हमारे लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ और परिवर्तन करेंगे। तो ये है राय आपको बीएल पर मिलती हुई। शुक्रिया। लक्ष्मीकांत जी, फटाफट से बताइए, समय कम है, कौन से स्टॉक हैं आपके रडार पे आज वीआईपी शेयर के तौर पे? जी, वीआईपी के शेयर के तौर पर 2 स्विंग ट्रेड का हमने रिकमेंड करेंगे यहाँ से। सबसे पहला है एम एंड एम में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, सो हमें करंट लेवल्स पे बाय ना करके हमें थोड़ा सा डिप का इंतजार करना है। 3650 3660 के आसपास आता है तो इसको बाय करके चलें। हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पर 3850 का है, और हमें बाय करते समय 3550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो स्पेस है वो इंश्योरेंस स्पेस से है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के सत्र में देखने को मिला है, और आरएसआई में हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हमें डिप पर बाय करना है, 610 के आसपास आता है तो इसको बाय कर चले। हमारा जो लक्ष्य है वो 640 का है, और स्टॉप लॉस हमें 595 का रखना है। चलिए गौरांग सर, आपके रडार पे कौन से शेयर हैं? बहुत ही तीव्र गति से आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ के साथ, कि जो भी निवेश प्लान की रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोज अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है उनका निवेश हो, 2 विकल्प है लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, अनुमानित लक्ष्यांक 350 के आसपास। एक और सरकारी कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अनुमानित लक्ष्यांक 1400 के आसपास। चलिए, शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम राय के लिए गौरांग सर। इसके साथ ही लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।